अस्सलाम वालेकुम। बेबी का वेट बढ़ना लास्ट ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट बढ़ता है और जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है उसी तरीके से जो फीमेल है उसका बेली भी बड़ा होता जाता है और जैसे ही बेली बड़ा होता है तो जो पेशेंट है ये दो तीन जो डिस्कम्फर्ट्स है वो फील करती है, जैसे कि बैक एक, लोअर एब्डोमेन पेन एंड एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा फील होती है एट दिस पॉइंट। इसके अलावा बर्थ की प्रिपरेशंस के लिए बेबी की जो पोजीशंस है वो साइड टू साइड शिफ्ट होती रहती है, कभी कभी ब्रीच भी हो जाती है जो कि एक एबनॉर्मल है। वरना नॉर्मली जो बेबी का हेड वो नॉर्मली नीचे की तरफ ही होता है। अच्छा, इस दौरान जब बेबी का हेड नीचे आता है तो मदर का जो एपिगैस्ट्रिक सिस्टम है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अगर नहीं बटक्स ऊपर की तरफ है तो फिर एपिगैस्ट्रिक है स्टमक पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, लेकिन जैसे ही हेड नीचे आता है तो ब्लैडर पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और बार बार जो है वॉशरूम की ज़रूरत पेश आती है, बार बार यूरिनेशन आती है। अच्छा, इसके अलावा जो सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, ये विजाइनल डिलीवरी के लिए आइडियल प्रेजेंटेशन है। अच्छा, फिर अगर प्रेजेंटेशन बीच है तो इसको हम माल प्रेजेंटेशन कहते हैं, जो स्पेशली प्राइमरी में ये वाले पेशेंट जो है ये बाई सेक्शंस इनकी डिलीवरीज हो जाती है, नॉर्मल इनकी डिलीवरी नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें लंग्स की प्रॉपर मैचुरेशंस होती है। अच्छा, लास्ट ट्राइमेस्टर में 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में लंग्स मुकम्मल तौर पर जो है मेच्योर होते हैं। फिर जो लास्ट वीक ऑफ डिलीवरी है उसमें जो हमारे लंग्स है, बेबीज़ के लंग्स है, इसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है। इसका रिदम, इसका डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कुछ है इसको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। अगर बेबी डिलीवर होगा तो फिर अच्छा, जो बेबी के लंग्स होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक्टिव नहीं होते, वो कोई फंक्शन नहीं करते। जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो है लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन से, एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन। अब जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है एक तरह की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम ब्रैक्सन हिक कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। कभी कभी इसको हम फॉल्स पेन भी कहते हैं, जिसके ज़रिए एक मदर को ट्रेन किया जाता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन आएंगे एंड देन ये बेबी डिलीवर होगा एक प्रैक्टिस के ज़रिए। अच्छा, इसके अलावा जब ट्रू लेबर स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न पर होते हैं। उनकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है, पेन ज़्यादा टाइम के लिए रुकना शुरू हो जाता है और इंटेंस हो जाती है ओवर द टाइम। अच्छा, इसके बाद जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नेचुरली हो जाती है, जैसे कि मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते हैं और फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये विदाउट किसी इंटरवेंशन हो जाती है समटाइम्स प्रेगनेंसी में, लेकिन कभी कभी ये मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं होती और फिर इन मेम्ब्रेन्स को हम रप्चर करते हैं, जिसको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जिसको हम एमनियोटॉमी हुक कहते हैं। अच्छा, जैसे ही हम मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं सो दड़ादड़ पानी बाहर आना शुरू हो जाता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है। अच्छा, अब मेम्ब्रेन रप्चर करने का फ़ायदा क्या हुआ? जैसे मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो मदर पुश मारेगी, एक पुश मारेगी तो बेबी का हेड जो है ईजिली विदाउट किसी इंटरवेंशन, विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी दरार दरमियान में नहीं है और वो सर्विक्स से होता हुआ बाहर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो सर्विक्स के मसल्स होते हैं, जो विजाइना के मसल्स होते हैं, जो पेरिनियम के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं डिलीवरी के हार्मोन्स से, ताकि ये सर्विक्स ईज़िली डायलेट हो, स्पेशली ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, और बेबी का हेड बाहर आए। ग्रेजुअली जैसे ही हेड नीचे आता है सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें पेन का बहुत ज़्यादा असर है और चलने का बहुत ज़्यादा असर। जितनी मदर्स वॉक करेंगी उतना ही हेड का जो प्रेशर है वो सर्विक्स पर बढ़ेगा और सर्विक्स डायलेट होगा। अब सर्विक्स की जो डायलेशन है वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होता है, तब बेबी का हेड बाहर आता है। मदर की कॉन्ट्रैक्शन की
एफर्ट से। जैसे ही मदर पुश करती है तो बेबी का हेड जो है सर्विक्स को डायलेट करता हुआ स्मूथ तरीके से जो बर्थ कैनाल है, जो सर्विक्स है, उससे बाहर आके विजाइना में आ जाते। अब विजाइना के जो वॉल्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और इसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, जो मतलब डिलीवरी के बाद वापस अपनी शेप में आ जाती है। लेकिन सम टाइम हम इन पेरिनियल टिश्यूज़ में एक कट देते हैं जिसको हम एपिजियोटमी कहते हैं। ये एपिजियोटमी जो है स्पेशली प्राइमरी पेशेंट में दी जाती है, या बेबी अगर बहुत ही ज़्यादा मैक्रोसोमिक है या बहुत ही गुड साइज़ बेबी है तो तब हम एक लेट्रोमीडियल लाइन एक एपिजियोटमी देते हैं, जिसकी वजह से बेबी बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब पुशिंग हो रही है तो सबसे पहले विजाइना से बाहर बेबी का हेड आएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ कर देते हैं ताकि जो एल्बो है पोस्टीरियर एल्बो वो आए, फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ कर देते हैं ताकि जो इंटीरियर एल्बो है वो बाहर आए। अच्छा, अब क्या होगा, बेबी बाहर आया तो अब बेबी का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स है, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वो बेबी जो प्लेसेंटा के ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट था, अब वो उसके जो एल्वोलाइज है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते। अब इस कार्ड को हमने कट करना है, कार्ड क्लैंप करना है। कार्ड क्लैंप किस तरह करना है, अभी जो हमारा नाभि है, जो हमारा कार्ड है बेबी का, उससे 4 फिंगर अबव हमने कार्ड को क्लैंप करना है। अभी इस कार्ड को काटना है तो ये बहुत अच्छी बात अपनी जहन में रखनी है कि जैसे ही कार्ड की पल्सेशन कम हो आपने तब कार्ड जो है कट करनी है, तकरीबन 1 मिनट के बाद। अच्छा, उसके बाद जो है आपने प्लेसेंटा डिलीवर करना है। प्लेसेंटा के डिलीवरी के लिए 30 मिनट है, यू कैन टेक योर टाइम ले, प्रॉपर तरीके से प्लेसेंटा डिलीवर करें। 30 मिनट में ना हो तो देन अगेन, अच्छा एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर से भी कर सकते हैं। 30 मिनट में ना हो देन आप उसके बाद जो है मतलब अपनी जो अलर्ट टीम है उसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है बेबी का ख्याल रखेगा, बेबी को प्रॉपर तरीके से रखेगा। उसके बाद आपने मदर को मोटिवेट करना है कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराए, और जैसे ही वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग से एक हार्मोन जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है वो हमारी यूट्रस पर असर करता है, हमारी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से मदर के जो पेन है वो भी रिलीव होना शुरू हो जाते हैं, और उनका जो यूट्रस है जो इतना बड़ा हुआ होता है वो भी छोटा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब से लेकर डिलीवरी हो गई, अब से लेकर 40 डेज़ तक जो टाइम है इसको हम परप्यूरम कहते हैं। इस टाइम पीरियड में फीमेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें चेंजेस आई हुई होती है वो अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। अच्छा, इसके दौरान जो ब्लीडिंग होती है, जो टिश्यूज़ एक्सपेल होते हैं परप्यूरम में, इसको जो है हम लोशिया कहते हैं, जो पहले में बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, जिसे हैवी पीरियड्स होते हैं। देन अगेन टाइम के साथ साथ वो कम होना शुरू हो जाता है और उनका जो कलर है वो भी येलो हो जाता है। पहले बिल्कुल रेड होता है, फिर पिंक होता है और फिर येलो होता है, और फिर 40 डेज़ पर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। 40 डेज़ में जो मदर है उसकी ब्रेस्ट में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स मिल्क प्रोडक्शंस की वजह से इसमें इंगॉर्जमेंट हो जाती है, कभी कभी तो एप्सिस भी हो जाती है, वो स्वेल हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं। सो आपने मदर को मोटिवेट करना है कि वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराए। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में एक तो मदर का वेट नहीं गेन होता, और जो वेट उसने गेन किया हुआ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी लॉस हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अपने मदर को समझाने, आप बेशक बोतल फीड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बॉन्डिंग बन जाता है ब्रेस्ट फीडिंग से वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स कहते हैं, जो हमारे यूट्रस होता है उसको रिलैक्स करता है, उसको अपनी प्रॉपर प्री प्रेगनेंसी साइज़ में वापस लाता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं परप्यूरम पीरियड में। इस पीरियड में पेशेंट को डिप्रेशन से बचा कर रखना है और उसको प्रॉपर सपोर्ट देनी है। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।